नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ सीमा बीजी की रचना का पार्ट 3। मंजू की तकलीफ ने हमें झकझोर कर रख दिया। वो शाम को अपने घर नहीं जाना चाहती थी। माँ ने फ़ोन करके उसकी माँ को बुलाया और समझाया कि इसे कुछ दिन अपने पास रखो और इसके ससुराल वाले लेने आए तो मत भेजना। वो बोली कि एक बार मैं तो नहीं जाने दूंगी, पर इसके बाबा को कैसे समझाऊंगी। वो तो अपने दोस्त को मना नहीं कर पाएंगे, फिर मेरी कहाँ चलेगी। वो अपनी बेबसी बता रही थी। अरे तो क्या तुम इसके बाबा को पूरी बात नहीं बता सकती? सच्चाई पता चलने पर वो भी अपनी बेटी को भेजने से मना कर देंगे। तुम बात करके तो देख लो। माँ के जोर देने पर वो मंजू के पापा से बात करने को राजी हो गई, पर मंजू का डर कायम था। उसने अपने घर भी जाने से मना कर दिया। तो माँ ने समझाया, मंजू तुम मेरे पास जब तक चाहो रह सकती हो, पर तुम घर से इस तरह आई हो तो वो तुम्हें ही गलत ठहराएंगे। फिर तेरा बाबा तेरी या तेरी अम्मा की बिल्कुल नहीं सुनेगा। तुम घर जाओ अम्मा के साथ और बाबा से जाकर बात करो। अगर तेरा बाबा तेरा साथ ना दे तो डरना मत, सीधे मेरे पास आ जाना, नहीं तो फ़ोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। फिक्र मत करो, हम सब तेरे साथ हैं। माँ की बात मंजू को समझ आ गई और वो अम्मा के साथ चली गई। रात को पापा और सुदीप के सामने फिर चर्चा हुई तो पापा ने कहा कि कोई दिक्कत हो तो सीधा पुलिस स्टेशन चले जाना मंजू को लेकर, और शिकायत कर देना उसके ससुराल वालों की। फिर सीधे हो जाएंगे सब। हम सबको सुबह का इंतजार था, क्योंकि रात तक तो मंजू का कोई फ़ोन आया नहीं था। पता नहीं उसके बाबा समझ गए होंगे या नहीं। सवाल बहुत सारे थे, जवाब का इंतजार सुबह तक करना ही पड़ेगा। मुझे आज सब याद आ रहा था। मंजू दीदी का हमारे घर काम करना, मेरी और सुदीप की किताबों में से कुछ पढ़ने की कोशिश करना, जिसे देख माँ काम के साथ साथ कुछ अंग्रेजी के शब्द और उनका मतलब बताती और फिर उससे अगले दिन पूछती। सिलाई सिखाते हुए भी माँ उसको एक चीज़ लिखवाती, जिससे आगे कभी दिक्कत आए किसी काम में तो वो उसमें से देख लेगी। माँ एक बहुत अच्छी टीचर है, ये भी हम जान ही गए थे। माँ ने मुझे टाइम टाइम पर मुझे गाइड किया। अट्रैक्शन, इन्फेक्चुएशन और बॉडी में होने वाले चेंज और सेक्स सभी तो समझाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने भी सुदीप को समझाया होगा। काश सभी बच्चों के पेरेंट्स इस बारे में अपने बच्चों को समझाए तो कितना अच्छा होता। अगर मंजू दीदी को भी इन रिलेशंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती तो शायद अपने साथ हो रहे 2 साल के धोखे को शुरू के दिनों में ही समझ लेती और अलग हो जाती। वैसे तो आजकल सोशल साइट पर सब कुछ सीखने को और जानने को मिल जाता है, पर वो ये तो नहीं बताते न कि कब क्या सही है। ये तो हमें खुद ही समझना है। मंजू के पति ने उसके भोलेपन का ही फायदा उठाया है। समझ नहीं आता कि अब कमी उसमें है तो फिर उसने दूसरी शादी करके मंजू की लाइफ को क्यों खराब कर दिया। उसे तो पहले से पता होगा, तभी तो वो ऐसा कुछ कर रहा था। मैंने कई जगह पढ़ा और सुना है कि लोग सेक्स टॉयज का इस्तेमाल करते हैं, पर कोई इतनी बुरी तरह गलत चीज़ों का इस्तेमाल करता रहा कि बेचारी की जान पर बन आई, फिर भी समझी नहीं कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। मंजू की हालत सोचकर फिर से ध्यान आज पर चला गया। मंजू के बारे में सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 7 बजे का अलार्म बजा, तब जाकर आँख खुली। नींद तो बहुत आ रही थी, पर ऑफिस जाना था तो जल्दी से तैयार होकर लंच लिया और दूध पीकर घर से बाहर आ गई। मंजू का ख्याल एक बार फिर आ गया, पर इस बार मैं जल्दी में थी तो ख्याल को बाद में आने को कह कैब में बैठ गई। अब रास्ते में थोड़ा काम भी देखना है, सोच अपना लैपटॉप निकालकर बैठ गई। सारा दिन बिजी रहने के बाद शाम को जब खाली हुई तो घर आने की जल्दी थी, क्योंकि मंजू दीदी के बारे में जानना था। घर पर लंच करते हुए कॉल किया था तो माँ ने कहा कि वो बाहर है। जब घर पहुंची तो माँ, पापा और सुदीप चुपचाप बैठे थे। अजीब सी शांति थी, जबकि इस टाइम तो माँ का टीवी पर सीरियल चल रहा होता है, पर टीवी भी खामोश है।
हम सबकी तरह तरह अरे सबको क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? टीवी भी बंद है हमारा। मैंने एक कोशिश की अपने घर में छाई खामोशी को तोड़ने की। बेटा चल पहले हाथ मुंह धो ले, फिर बात करना। माँ ने मुझे पानी देते हुए कहा। मैं भी पानी पीकर फ्रेश होने चली गई। मुझसे घर में अजीब सी शांति नहीं देखी जा रही थी, सो फटाफट फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आ गई। हाँ माँ, अब बताओ क्या हुआ आप सबको? आप लोग इतने चुप क्यों हो पापा? बेटा, मंजू को पुलिस पकड़ ले गई है। क्या? पर क्यों माँ? आज वो सुबह आई थी घर। हाँ, वो आई तो थी, पर दोपहर को आई थी। जब वो आई तो उसने मुझे बताया कि आंटी, मैंने सब सही कर दिया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पूछा कि बाबा से सब बात की? क्या कह रहे हैं तेरे बाबा? आंटी जी, अम्मा ने बाबा से सब बात की तो बाबा बोले कि वो मेरे ससुर और पति से बात करेंगे। अम्मा के कहने पर बाबा ने ससुर जी को मेरे पति के साथ सुबह हमारे घर आने को कहा तो सास और देवर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। तो बाबा ने कहा कि वो यहाँ आकर बात करे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी घर से भाग कर गई है, तुम लोग यहाँ आओ। पर ससुर जी ने दोबारा फ़ोन करके कहा कि वो लोग सुबह आ जाएंगे काम पर जाने से पहले। सुबह सास, ससुर, देवर और मेरा पति हमारे घर के बाहर गली में खड़े होकर तमाशा किया। मेरे ससुर जी रोकते रहे, पर उनकी किसी ने नहीं सुनी, न बोलने ही न दिया। थक हार कर बाबा सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि गलती हमारी तरफ से है, मुझे माफ़ कर दो। मेरा देवर और सास से बोलते जा रहे थे। अंदर बैठकर बात करने को कोई तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर में मेरा पति पता नहीं कहाँ से आया, वो मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और पास एक डंडा रखा था, मैंने लेकर उसे बहुत मारा। सिर्फ उसे ही नहीं, देवर को भी नहीं छोड़ा। मुझ में बहुत साहस आ गया था आंटी। आज मैं अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का बदला लेकर शांति महसूस कर रही हूँ। जैसे वो चिल्ला रहे थे, मैं भी चिल्लाकर पूरी गली में उनका सच सबको बता दिया। बाबा मुझे रोकते रहे, पर मैं नहीं रुकी। अभी वो मुझसे बात ही कर रही थी कि पुलिस आ गई और उन्होंने कहा कि मंजू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है कि इसने अपने ससुराल वालों को बहुत मारा है, पति की जान लेने की कोशिश की है, वो हॉस्पिटल में है। मैंने और मंजू ने उसे सब बताने की कोशिश की, पर उसने कहा कि कंप्लेन हुई है तो लेकर तो जाना पड़ेगा, बाकी सब पूछताछ की जाएगी। मैं उसके जाने के बाद समझ ही नहीं पाई तो तेरे पापा को फ़ोन किया। मैं उसके पति और उसकी रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन गई और उनको पूरी बात बताई। तब तक तुम्हारे पापा भी आ गए थे। पापा ने बात कर ली है, देखो शायद कल तक वो घर आ जाए, क्योंकि उसका पति एडमिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट देखनी है उनको कि क्या हुआ, जान को खतरा तो नहीं। कह रहे हैं कि उसका सर फट गया है, पर मंजू कह रही थी कि नहीं, उसने उसको सिर पर नहीं मारा है। अब उसके पति को झूठ सच तो कल सामने आ ही जाएगा, पर मंजू को बहादुरी महंगी पड़ गई है। माँ, ये तो मंजू दीदी ने बिल्कुल ठीक किया, एक दिन की बात है। माँ, आप परेशान न हो, वो जल्द ही फ्री हो जाएगी बेमतलब रिश्ते से और झूठी कंप्लेन से। मैंने माँ की परेशानी थोड़ी कम करनी चाहिए तो सुदीप और पापा ने भी मेरा साथ दिया। माँ, बहादुरी महंगी नहीं पड़ेगी उसको, पर आज़ादी सस्ती भी तो नहीं मिलती। डोंट वेरी। चलिए, अब हम सबको भूख लगी है, चलो खाना बनाते हैं माँ, मैंने उठते हुए कहा तो सुदीप ने कहा, दीदी मैंने अभी खाना ऑर्डर किया है, आता ही होगा। अगले दिन मैं और सुदीप तो अपने अपने काम पर चले गए, पर माँ ने पापा को रोक लिया। वो चाहती थी कि मंजू और उसके अम्मा बाबा खुद को अकेला समझकर घबरा न जाए, क्योंकि मुसीबत में तो सब साथ वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर ऊपर से गरीब हो तो, और उसे तो हर तरफ से झुकाया और डराया जाता है। माँ ने बताया था कि मंजू दीदी के बाबा भी पुलिस स्टेशन गए थे। ऑफिस में लंच टाइम मैं माँ को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मंजू के पेरेंट्स आए थे, वो बहुत परेशान थे, तेरे पापा उनके साथ पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। अपना काम करते हुए भी ध्यान मंजू दीदी पर ही था। बस यही सोच आ रही थी कि क्या हुआ होगा। अरे सुरभि, क्या काम में लगी हुई है, देख जरा ये वीडियो,
कैसे एक औरत किसी को पीट रही है। शीना ने मुझे वीडियो दिखाया तो मैं हैरान हो गई। वीडियो मंजू दीदी का ही था, जो किसी ने फेसबुक पर शेयर किया हुआ था और यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। फेसबुक पर ऊपर लिखा हुआ था कि एक लड़की ने गालियां और पिटाई करते पति को सबक सिखाया। ये वीडियो किसी ने एक गली से गुजरते हुए हंगामा देखकर बनाया है। उसमें साफ दिख रहा था कि पहले इसके पति ने शुरुआत की। मैंने अपनी कलिंग और फ्रेंड शीना को बताया कि ये हमारी हाउस मेड है। फिर तो पूरे ऑफिस में हंगामा हो गया कुछ देर के लिए। मैंने वो वीडियो पापा माँ को भेजकर पापा को कॉल करके बताया कि आप देखिए, क्या पता कुछ हेल्प कर जाए। शाम को जल्दी निकल आई ऑफिस से, और पर फिर भी ट्रैफिक की वजह से 7 बजे ही घर पहुंची मैं। माँ, पापा, मंजू दीदी और उनके पेरेंट्स सब बैठे थे। मंजू दीदी को देखकर खुशी हुई। ये हुई ना मेरी दीदी वाली बात, बहुत अच्छा किया जो उनको सबक सिखाया। मेरे ऑफिस में सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा तो वो बोली, आपने ही कहा था कि अगली बार मारे तो मार मत खाकर आना। मुझे याद है वो बात, मंजू दीदी ने कहा तो सब हंस दिए। पापा, फिर सब कैसे मैनेज हुआ और कब आए आप लोग? सवाल तो बहुत थे मन में, पर पापा ने रोका। रुक जा, बताता हूँ सब, बैठ तो जा। मैं झट से बैठ गई। मंजू बेटा, तुम जाओ, सबके लिए चाय बनाकर ले आओ। पापा ने कहा तो वो चाय बनाने के लिए चली गई। बेटा, पुलिस ने हॉस्पिटल में पता किया तो उसको कोई खास चोट नहीं आई थी, सिर पर तो कोई भी थी नहीं। फिर जहाँ ये सब हुआ वहाँ भी सभी ने कहा कि इसका पति वहाँ से ठीक ठाक गया था, सिर में तो कोई चोट नहीं आई। जो वीडियो तूने भेजा वो भी उनको दिखाया कि कैसे सब शुरू हुआ। मंजू को छोड़ दिया और फिर मंजू ने अपनी सास, देवर और पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी है और अब उनको पुलिस अंदर करेगी। यही नहीं, तुम्हारी माँ ने एक संस्था में बात की है, वो मंजू का साथ देंगे अगर वो केस करना चाहे। सजा तो होनी चाहिए ऐसे लोगों को पापा। मंजू दीदी भी चाय लेकर आ गई। उसने मेरी बात सुन ली थी। सजा तो मिलनी चाहिए अंकल जी। फिर मैं सोचती हूँ कि सास की उम्र हो गई है, देवर का बच्चा अभी हुआ है, उस बच्चे की कोई गलती नहीं, बेकार में बाप का क्या लड़का भुगतेगा। मुझे बस अपने पति से जल्दी तलाक चाहिए और कुछ नहीं। मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है, कानून की लड़ाई कितनी लंबी चले कोई पता नहीं। तब तक आधे से ज़्यादा उम्र कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बिताना समझदारी नहीं। इससे अच्छा है तलाक लेकर अपनी लाइफ को शांति से जीना ज़्यादा अच्छा है। माँ ने भी मंजू दीदी की साइड ली। मंजू के बाबा ने दुखी होकर कहा, वो सब तो ठीक है, पर तलाकशुदा बेटी को घर में रखकर बाकी बच्चों की शादी हम कैसे कर पाएंगे? आप लोग बड़े लोग हैं, सब संभाल सकते हैं, पर हम छोटे लोगों के समाज की सोच भी सीमित होती है। आपको मंजू की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा परिवार उसके साथ है, वो हमारे पास रहेगी जब तक वो चाहे। हम उसको कुछ काबिल भी बना देंगे जिससे उसको लोगों के घर काम करना न जाना पड़े। आप अपने बाकी बच्चों का भविष्य सोचिए। माँ ने उन्हें कहा तो वो चुप हो गए। उसकी अम्मा बहुत रो रही थी। मंजू दीदी ने उन्हें चुप कराया और कहा, जब मन हो आप सब लोग मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगी, या आप लोग मिलने आ जाना। पढ़ाई छोटी की चलती रहे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और किसी की पढ़ाई छुड़वा कर काम पर नहीं लगाना। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। पापा ने उसके पति को समझाया कि तुम मंजू को तलाक दे दो, मैं उसे कहूँगा कंप्लेन वापस लेने के लिए। 2-4 दिन की पिटाई से दोनों भाई बेहाल हो गए और उसकी सास बुरी तरह डर गई थी। मंजू के देवर और सास ने उसके पति को मना ही लिया। कुछ दिनों की भागदौड़ तो हुई, पर मंजू दीदी और उसके पति का आपसी सहमति से तलाक हो गया। मंजू दीदी में आत्मविश्वास आ गया था, अपनी लड़ाई खुद लड़कर और उसे जीतकर। हमारे घर का काम और सिलाई का काम फिर से शुरू हो गया था। जिस बुटीक से कपड़े लाती थी सिलने के लिए, उससे बात करके कुछ डिजाइनर कपड़ों की कटिंग भी 2-3 घंटे सीखने जाने लगी। उसके हाथों में परफेक्शन आती देख माँ बहुत खुश हो रही थी। अपने भाई बहनों की मदद करने लगी थी तो सब पढ़ाई कर पा रहे थे। अब मंजू दीदी को पता चला
कि माँ पापा अब मेरे शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसने माँ को कहा, आंटी जी आप लड़के को और उसके परिवार को तो जांचो परखोगे ही, प्लीज आप लड़के की सभी प्रकार के टेस्ट करवा लेना। अब कुंडली की जगह डॉक्टरी रिपोर्ट का मिलना ज़्यादा जरूरी है। कम पढ़ी लिखी लड़की जिसे दुनियादारी की खबर नहीं थी, वो इतना कुछ समझ गई कि माँ और मैं हैरान हो गए। शायद वे अपने अनुभव से सीख गई थी, पर हम पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई थी। मंजू तूने बिल्कुल ठीक कहा बेटा, अब हमें समय के साथ बदलना चाहिए और कुंडली मिलान के साथ हेल्थ रिपोर्ट का मिलान भी कराना चाहिए। माँ की बात सुनकर मैंने शादी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया, तो साथ ही लिख दिया कि लड़के की हेल्थ की लेटेस्ट रिपोर्ट भी साथ जरूर भेजें। एक नई शुरुआत या यूँ कहे कि नया ट्रेंड सेट हमारी पीढ़ी की तरफ से। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।